नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। दिलजलों के रास्ते में उन्हें छेड़ने कोई नहीं आता, सब सलामी देते हुए किनारे दर्शक दीर्घा में खड़े हो जाते हैं। और अमेरिका की सत्ता में तो डोनाल्ड ट्रंप एक से बढ़कर एक दिलजलों की टीम लेके आ रहे हैं। एलोन मस्क, विवेक रामास्वामी, तुलसी गबार्ड, कश्यप पटेल और ना जाने कितने दिलजले। सबसे बड़ा दिलजला इनमें तो खुद ट्रंप ही हैं। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है। हमास जैसे मवाली भी शराफत की कस्में खाने लगे हैं। क्यों खाने लगे हैं? ट्रंप ने ऐसे कौन से नए विभाग की घोषणा की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सन्नाटा पसरा हुआ है? टिकटॉक मुकाबले से पहले ही क्यों मैदान छोड़ के भाग गया और हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्यों खुशी खुशी अपना काम बंद कर लिया? बांग्लादेश में सेना के 3 धड़े दोस्तों खुलकर आमने सामने हैं। भारत ने बीएसएफ को किस बात के लिए फ्री हैंड दिया है कि बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, जो भी आएगा पहले उसे कायदे से कूटो। और ईरानी पाकिस्तानी कुंभ में डुबकी क्यों लगाना चाहते हैं? ट्रंप के आने को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया किस तरह सोच रही है? आज बहुत कुछ है। वीडियो अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, ट्रंप ने कहा था कि मैं कुर्सी पर बैठूं उससे पहले हमास इजरायली बंधकों को छोड़ दे और भाग जाए, वरना आते ही उनका वो अंजाम करूंगा कि समूचा मिडिल ईस्ट और अरब कांप उठेगा। ट्रंप 20 जनवरी को कुर्सी पर बैठते उससे पहले ही हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम पर समझौता कर लिया है और युद्धबंदियों को छोड़ने की शर्तों को भी हमास ने मान लिया है। इसका मतलब है कि पिछले 16 महीनों से इजराइल हमास के बीच जो जंग जारी थी फिलहाल खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के कारोबार और जियोपॉलिटिक्स पर जंग का असर था। हमास बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल फिलिस्तीन कैदियों को, जो समझौता हुआ है दोनों के बीच में। हमास ने समझौते के बाद हारे समूह वाली धमकी भी दी है कि इजराइल ने साल भर में उसके साथ जो किया वह इसे कभी नहीं भूलेंगे। वैसे इजराइल भी लगता है कि भूलेगा नहीं। और एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल फिर से हमास को ठोकेगा। नेतन्याहू के बयानों में उसके साफ संकेत नजर आ रहे हैं फिलहाल। वैसे अभी युद्ध विराम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हमास की गिरफ्त में कई बंधकों की जान गई है। फिलहाल इजराइल की पहली प्राथमिकता बचे खुचे बंधकों की रिहाई है, जिसकी वजह से उसके अपने लोगों का भी उसकी सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव था। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में प्रोटेस्ट भी हो रहे थे दोस्तों, जिसे आपने देखा होगा। और हमास संघर्ष विराम पर दोस्तों इसलिए राजी हुआ क्योंकि महीनों से वह प्रतीकात्मक जंग लड़ रहा था। उसकी टॉप लीडरशिप आज की तारीख में साफ हो चुकी है। अंदर खाने हमास को तमाम मुस्लिम देशों का भले ही समर्थन मिल रहा हो, मगर सीरिया, लेबनान वगैरह में ईरान के कमजोर होने के बाद, ईरान के ढहने के बाद उसके पास इस वक्त बैक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं बचा था। ईरान इस वक्त अपने ही दुखों में जूझ रहा है। और दूसरी बात दोस्तों कि हमास के पास लीडरशिप, उसकी जो अपनी लीडरशिप है, उसके जो अपने काम धाम है, उसके लिए कोई ठिकाना भी दुनिया में नहीं बचा है। गजा मलबे में बदल चुका है। कतर ने भी हमास को अपने तंबू तनाक उखाड़ कर कहीं और ले जाने के लिए बहुत पहले ही कह दिया था, जब ट्रंप के आने की गुंजाइश नजर आने लगी थी। हमास का ऑफिस दोस्तों कतर में ही था, वहीं से सारी चीजें ऑपरेट होती थी। तो हमास के पास इस वक्त कोई विकल्प नहीं था कि वह जंग में बना रहे, और वह भी तब जब ट्रंप वापस आ रहे हैं व्हाइट हाउस में। इधर भी दोस्तों कई बंधकों की इजराइल के कैद में जान गई जो हमास की कैद में थे। ये मामले भी सामने आए। हमास आक्रामक प्रतिक्रिया से डरा हुआ था कि ट्रंप आएंगे तो उसके बाद और ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया का इजराइल की तरफ से उसे सामना करना पड़ सकता है। उधर समझौते के बाद डेमोक्रेट क्रेडिट लेने के प्रयास में नजर आ रहे हैं। जॉन किर्बी ने कहा है कि बाइडन को इस चीज से मतलब नहीं कि कौन श्रेय ले रहा कौन नहीं, बंधकों की रिहाई क्या। किर्बी ने कहा कि उन्हें बस इस बात की चिंता है, बाइडन को चिंता है कि बंधक जो हैं वो सुरक्षित अपने घरों में पहुंच जाए। मतलब बंधक जो हमास की कैद में 1/3 ही जिंदा बचे हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या क्या कुछ किया होगा हमास ने, और अब बाइडन को उनके सुरक्षित वापसी भर से मतलब है।
अब बाइडेन को उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। यह बिल्कुल समझ रहा है न विनोद टाइप का मामला है दोस्तों। खैर, बाइडेन और जिनपिंग के जमूरों ने दुनिया को 4 साल में जिस तरह मिलजुल के बर्बाद किया, चीजें अब वापस पटरी पर आते दिख रही हैं। अदानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट कर मुनाफा कमाने वाली हिंडनबर्ग ने भी कहा है कि वो अपना काम बंद कर रहे हैं। खौफ का आलम यह है दोस्तों, किसी ने उन्हें कहा नहीं, बावजूद वे खुशी खुशी अपना काम बंद कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक अमेरिकी कंपनी है जो रिसर्च करके शेयर मार्केट में हलचल पैदा करती है, कंपनियों को शॉर्ट करती है और फिर मोटा मुनाफा कमा करके निकल जाती है। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेट एंडरसन ने कहा है कि वे खुशी खुशी हिंडनबर्ग रिसर्च का काम बंद कर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि जिस वजह से उन्होंने काम शुरू किया था, हालांकि वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब सवाल है कि जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, फिर हिंडनबर्ग रिसर्च अपना काम क्यों बंद कर रहा? तो इसकी वजह भी फर्जीवाड़ा हो सकता है दोस्तों। सोरोस एंड कंपनी ट्रंप के निशाने पर है। हिंडनबर्ग ने जो काम किए वह सोरोस की योजनाओं के तहत थे और इस बात की संभावना है कि उनके गहरे संबंध निकल करके आए। और हो सकता है कि 20 जनवरी को ट्रंप का खेल शुरू होने के बाद हिंडनबर्ग मैदान छोड़ के भाग रहा हो। मुनाफा तो उसने जमकर कमा ही लिया है। दोस्तों, यह खबर टिकटॉक की है। चीनी कंपनी टिकटॉक भी ट्रंप के आने से पहले, बैन की घोषणा से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागने को तैयार है। खैर, अब 19 जनवरी को बैन लगाए जाने की संभावना है, मगर उससे पहले ही टिकटॉक अपना काम समेट रही है अमेरिका से। सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा है इस बात की, क्योंकि टिकटॉक को पता है कि भारत की तरह अब अमेरिका में भी उसके टिके रहने का कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत ने टिकटॉक समेत दोस्तों, आपको याद ही होगा, 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स को जिन वजहों से बैन किया था, अमेरिका में भी पिछले 4-5 साल से वही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में, जो उनका पहला कार्यकाल था, तमाम सुरक्षा पहलुओं के मद्देनजर टिकटॉक को किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने का दबाव भी बनाया था। लेकिन बाद में ट्रंप को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जिसमें टिकटॉक के प्रभाव की भी एक बड़ी भूमिका निकल करके सामने आई। अब सवाल है कि टिकटॉक को लेकर अपने कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी महीनों में बाइडेन प्रशासन क्यों सक्रिय हुआ? जिनपिंग के खुफिया दोस्त बाइडेन ने 4 साल तक इसमें वक्त क्यों लगा दिया? उनके प्रशासन ने इतना वक्त क्यों ले लिया? सिर्फ इसलिए कि टिकटॉक का इस्तेमाल लोगों का मानस बनाने के लिए किया जा रहा था। कई यूरोपीय देशों के चुनाव को प्रभावित किया गया टिकटॉक के जरिए। बाइडेन का प्रशासन इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बदले में अमेरिका में टिकटॉक को कारोबार के लिए बाइडेन प्रशासन की तरफ से संरक्षण मिल रहा था। जब 2024 में डेमोक्रेट की सत्ता से विदाई साफ हो गई, तो बाइडेन प्रशासन टिकटॉक को लेकर के हरकत में आता है। न्याय मंत्रालय ने दोस्तों, आपको याद ही होगा, अगस्त 2024 में टिकटॉक पर केस किया। 10 जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और 19 जनवरी को फैसला आने की उम्मीद है। बैन भी लगाया जा सकता है टिकटॉक पर। लेकिन चीनी मीडिया इसे एंटी ट्रंप माहौल बनाने के लिए अमेरिका में इस्तेमाल कर रही है। चीनी मीडिया ने यह अफवाह भी उड़ा दी थी कि, या अभी भी यह अफवाह वहां पर है कि टिकटॉक को एलोन मस्क खरीद रहा है। अभी ताजा बयान में टिकटॉक ने यह भी कहा है कि भले ही उसके ऊपर बैन लग जाएगा, बावजूद वह अमेरिका में अपने 7,000 कर्मचारियों को सैलरी देता रहेगा। सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए टिकटॉक यह कोशिशें कर रहा है, ट्रंप को विलेन दिखाने के लिए यह कोशिशें कर रहा है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन मामला यहीं तक रुकने वाला नहीं। टिकटॉक को अपना अंजाम मालूम था, वह कई और देशों में आने वाले दिनों में बैन हो सकता है। बाकी बाइडेन के काले कारनामों पर ट्रंप की कुछ और घोषणाएं दोस्तों खतरे की घंटी की तरह हैं तमाम लोगों के लिए। असल में ट्रंप ने एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस नाम की एक संस्था की घोषणा की है, जिसका मकसद अमेरिकी टैरिफ, ड्यूटीज और विदेशी स्रोतों से आने वाले राजस्व को कलेक्ट करना है। इस कदम से
इस एजेंसी के जरिए ट्रंप सरकार चीन, कनाडा जैसे देशों पर नकेल कसेगी जो अमेरिकी सरकार से कारोबारी छूट लेकर मुनाफा तो जमकर कमाते हैं और मुसीबत की वजह भी बन जाते हैं। खासकर चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देश जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर भी हैं। इनके साथ चीन का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बताया जा रहा, यानी ये वो देश हैं जो अमेरिका से फायदा तो उठाते हैं और जम करके मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इसके बदले अमेरिका को फायदा नहीं देते। इसी मकसद से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चीन पर 60% और कनाडा, मैक्सिको वगैरह पर 25% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और अब पूरी प्रक्रिया के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बना रहे हैं। जाहिर है इससे चीन की दोस्तों कमर टूट जाएगी। यूरोपीय देश ट्रंप से खामखा नाराज नहीं है, लेकिन ट्रंप की इस कवायद से जो अभी वह कर रहे हैं, बाकी दुनिया के देशों को फायदा भी मिल सकता है। इसकी झलक आपको एक सर्वे में मिल जाएगी। जो ट्रंप कर रहे हैं उसको लेकर के दुनिया क्या सोच रही है उसकी झलक मिल जाएगी। दोस्तों, एक सर्वे सामने आया है, यह मैं नहीं कह रहा, जिसे यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने किया है और इसके मुताबिक भारत में 82% से ज्यादा लोगों ने बाइडेन को हराकर सत्ता में आने वाले ट्रंप का स्वागत किया है। लोग मान रहे हैं कि ट्रंप का आना दुनिया के लिए बेहतर है। यह सबसे ज्यादा आंकड़ा है जो भारतीयों का निकल करके आ रहा है। इसके बाद सऊदी अरब में भी बहुतायत लोगों ने ट्रंप के आने का स्वागत किया है, लेकिन जो अमेरिका के पार्टनर हैं उन यूरोपीय देशों और साउथ कोरिया जैसे देशों में ट्रंप के आने को लेकर के बहुत सारी निराशाजनक चीजें देखने को मिल रही हैं और सर्वे में लोगों ने चिंता जताई है। यूरोप में महज 28% लोग ही ट्रंप के आने से खुश हैं। साउथ कोरिया का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है यूरोप और साउथ कोरिया ट्रंप से नाखुश हैं। नाखुश क्यों हैं? इसे आप मौजूदा हालात और ट्रंप के तमाम बयानों से समझ सकते हैं जो हाल के दिनों में आ चुके हैं, चुनाव से लेकर अब तक। असल में ट्रंप का मानना है कि नेटो जैसे देशों का बजट अकेले अमेरिका क्यों उठाए, उनका खर्च क्यों उठाए। अमेरिका यूरोपीय देशों के लिए दुनिया से दुश्मनी क्यों ले, जंग क्यों लड़े और अपने रिसोर्सेज को क्यों स्वाहा करे। ट्रंप ने इसी वजह से यूक्रेन जंग का विरोध किया था। यूक्रेन जंग में अमेरिकी मदद का विरोध किया है लगातार। साउथ कोरिया जैसे दूसरे देशों की सुरक्षा के नाम पर दोस्तों अमेरिका क्यों भारी भरकम खर्च करे, यह वहां के समाज में एक बहुत बड़ी डिबेट है। ट्रंप की जीत के बाद ग्रीनलैंड और कनाडा आदि के मसलों पर ट्रंप के संकेत निकलने लगे। जाहिर है कि वहां के लोग इन चीजों को लेकर निराश होंगे ही, यूरोप वगैरह। अभी कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर के भी ट्रंप ने निशाना साधा था। रिपब्लिकन की तरफ से आरोप लगाए गए थे दोस्तों कि तमाम रक्षा उपकरण यूक्रेन भेज दिए गए, यूक्रेन को पैसे दिए जा रहे हैं भर भर करके, और घुसपैठियों पर अमेरिकी सरकार सालाना अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। किस लिए? उनको सेटल करने के लिए, उनको फ्री दवाई देने के लिए, उनके एजुकेशन पर खर्च कर रही है। ट्रंप के मुताबिक यह अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी है। ट्रंप कई मामलों में सही भी हैं। कैलिफोर्निया में आग लगी है और वहां की LGBTQ हमदर्द मेयर दुनिया की सैर पर निकली हुई है। घाना के दूतावास में वह मेयर कॉकटेल पार्टी करते नजर आती है। पार्टी में वह मस्ती कर रही है, उसकी तस्वीरें सामने आती हैं और अमेरिकी समाज बहस कर रहा है। यह अमेरिका में इस वक्त बड़ा मुद्दा है जो डेमोक्रेट की भूमिका को दर्शाता है। खैर, ट्रंप के आने का असर दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दिख रहा। पाकिस्तान में चीन का सीपैक निवेश पूरी तरह से आज की तारीख में बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तानी तालिबानों और बलूच लड़ाकों ने चीनी पाकिस्तानी योजना पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है, जिसे बाइडेन प्रशासन ने शरीफ को चुनाव में जितवा कर दोबारा शुरू करवाया था। उधर पाकिस्तान का छोटा पैकेट यानी बांग्लादेश की भी हालत बिगड़नी शुरू हो चुकी है। सेना, BNP और अवामी लीग मिल करके इस वक्त बांग्लादेश में यूनुस के तख्ता पलट की तैयारियों में जुटा हुआ है। ईटी की एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सेना में इस वक्त 3 धड़े हैं बांग्लादेश की। एक मौजूदा सेना चीफ जो वकारुज्जमा का धड़ा है। वकारुज्जमा खालिदा जिया का रिश्तेदार भी है, यह बात शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। उन्होंने अभी हाल ही में खालिदा जिया के घर लंबी चौड़ी मीटिंग की थी। और दूसरा धड़ा जो बांग्लादेशी सेना का है वह कट्टरपंथियों का है।
इस धड़े को लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान लीड करता है। रहमान यूनुस का खेमा है, यूनुस का खासम खास है, और यूनुस का जो एडवाइजर है महफूज आलम उसके साथ उठता बैठता है, जो इस वक्त भारत विरोध में यूनुस के एडवाइजरों में सबसे आगे नजर आ रहा होगा। एक और धड़ा है बांग्लादेशी सेना का, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शहीनुल हक लीड कर रहे हैं। इस धड़े को प्रो अवामी लीग मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन प्राप्त है। मेजर जनरल मोइन खान बांग्लादेश सेना की 9th डिवीजन के हैं, जो बांग्लादेश सेना की सबसे ताकतवर डिवीजन है, सबसे ताकतवर धड़ा है, और इन तीनों में क्लैश है। बीएनपी ने साफ साफ मोहम्मद यूनुस से कहा है कि इस साल जुलाई अगस्त तक आपको चुनाव करवाना ही करवाना है। उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दी गई है फैसला लेने को, और अगर यूनुस चुनाव की घोषणा नहीं करता है तो बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया यूनुस का तख्ता पलट तैयार करने के लिए अपने सेना के धड़ों को लेकर के तैयार बैठी हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर दोस्तों सऊदी के प्रिंस सलमान ने भी बम फोड़ा है। सऊदी ने अपने वीजा नियमों को सख्त बना दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ने जा रहा है। भारत पर भी असर पड़ेगा। जो अपराधी एलिमेंट सऊदी अरब रोजगार की तलाश में पहुंच जाते हैं, सऊदी अब योग्य पढ़े लिखे शिक्षित और साफ सुथरी बैकग्राउंड वाले लोगों को ही अपना वर्क वीजा देना चाहता है। तो सऊदी अरब में दोस्तों अब ऊंट चराने के काम के बहाने वहां पहुंचकर चोरी करने वाले, ड्रग्स का कारोबार करने वाले, और यहां तक कि हज के लिए वीजा लेकर, हज का वीजा लेकर वहां पहुंचकर भीख मांगने का काम करने वालों के लिए यह खबर बहुत बुरी है। यह तथ्य है दोस्तों कि सऊदी में अपराध के सबसे ज्यादा मामले पाकिस्तान और बांग्लादेश से जाने वाले लोगों के निकल करके आते हैं, उनका हाथ होता है। सऊदी उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन रोक नहीं पाया। पाकिस्तान को कड़ी हिदायत भी दी गई, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों को सख्त बना दिया है। सऊदी में अब वही लोग जा सकेंगे जिनका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होगा, पढ़े लिखे भी होंगे, और उनके पास तमाम चीजों का वैध दस्तावेज होगा। खुला खेल फर्रुखाबादी सऊदी अरब में अब नहीं चलने वाला। सऊदी ने वीजा की फीस भी बढ़ा दी है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से सऊदी में ऊंट चराने और हज का वीजा लेकर वहां पहुंचकर भीख मांगने वाले और अपराध करने वाले लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। दोस्तों आखिरी अपडेट यह है कि प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में है, खासकर मुस्लिम देशों में। अरब देशों में महाकुंभ को खूब सर्च किया जा रहा और भारी भरकम जनसैलाब के अनुशासन की तारीफ हो रही। पाकिस्तान में भी जमकर सर्च किया जा रहा, और सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी महाकुंभ के बहाने अपनी जड़ों को भी याद करते नजर आ रहे हैं। सर्च के आंकड़े दोस्तों गूगल ट्रेंड से हैं। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। शो कैसा लगा जरूर बताएं। बेहतर रीच के लिए लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।